इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का बोर्ड्स का आपका चैप्टर जो आपके सिक्योर करेगा 9 मार्क्स। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि पास भी कैसे हो बोर्ड्स के अंदर, उनके लिए फर्स्ट बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि 9 मार्क्स आपका लेके जा रहा है। मतलब इसके जितने भी सब टॉपिक्स होंगे उनमें से हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 16 होते हैं आपके पेपर में बोर्ड्स में, दैट इज एमसीक्यूज होते हैं। फिर 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं, देन 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स का केस बेसिस स्टडी क्वेश्चन होता है, और 5 मार्क्स का आपका कंप्लीटली पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन होता है। किस तरह से किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है बोर्ड्स के अंदर और क्या बोलता है ये चैप्टर, इसमें पूरा डिस्कशन लेके चलेंगे। ये वीडियो आपके सिक्योर करेगा 9 मार्क्स। इससे पहले मैं आपका फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन कंप्लीट करा चुकी हूं। जिन बच्चों ने नहीं किया है साथ साथ में वो उसमें से जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि केवल टिपिकल बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कंपटीशन की बिल्कुल तैयारी नहीं करी और उन्होंने अपना 11th भी बर्बाद कर रखा है। तो उन लोगों को मैं इतना भी बता देती हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म में तो आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ हमारे पास में ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड वाइस वर्सा हो जाएगा रिडक्शन। लेकिन इस चैप्टर में हम बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो आपका क्या हो गया यहाँ पर रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंपटीशन लेवल पे चीजें बहुत अलग से जाती हैं, तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनको बोर्ड लेवल पे इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर में बोर्ड लेवल पे किस तरीके से क्वेश्चंस आपके सेट होने हैं। तो बेटा फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा वो यहाँ पर एनोड टर्मिनल चलेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड टर्मिनल चलेगा। ये दो की पॉइंट्स है जो हमें पूरे चैप्टर में याद रखने हैं। अब स्टार मार्क लगा लेते हैं। पहले तो हमारे पास में इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पर उल्टा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दूसरा पोर्शन आएगा यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम उल्टा कन्वर्जन करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। फिर लेते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वाला पार्ट, कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस किसी भी सॉल्यूशन का किस तरीके से निकाला जाता है। और लास्ट पार्ट इसका थ्योरी पार्ट है, दैट इज सेल एंड बैटरी, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है यहाँ से। चारों पोर्शन आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने क्योंकि बोला कि ये 9 मार्क्स का अगर चैप्टर क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन इधर से आ गया, 3 मार्क का इधर से आ गया, इस तरीके से डिवीजन में चारों पोर्शन से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और क्योंकि 9 मार्क्स का है तो मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही एक सेट होना है, या फिर केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन होता है आपका वो यहाँ से सेट हो सकता है। सबसे पहली बात हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसके लिए हमारे पास में केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए बच्चा सबसे पहले, कि कोई भी केमिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिंक की, जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ में मिलेगा तो ये क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। जिन बच्चों को नहीं निकालना आता थोड़ा बेसिक बता देती हूँ, एटम और एलिमेंट्स का जो होता है ऑक्सीडेशन हमेशा नंबर 0 होता है। इधर कॉम्प्लेक्स में इसको x ऐड करते हैं, सल्फेट पे चार्ज कितना हो गया, -2 हो गया, तो इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, +2, मतलब इस पे चार्ज आपका +2 हो गया। 0 से +2, यहाँ +2 से 0, ये हो रहा है आपका, ये हमारे पास में हो रहा है +2 से 0। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो हमें ये तो पता पड़ गया सेल में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। इसकी केमिकल एनर्जी को बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक का और कॉपर का 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लिए, उनको उन्हीं की सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया जिससे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो। जिंक को हमने यहाँ पर ZnSO4 के अंदर और कॉपर को
कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, यहाँ ZnSO4 में डिप कर दिया, यहाँ पर Cu2+ जो लिखा हुआ है CuSO4 एक्वस मीडियम, यहाँ पर हमारे पास में इसमें इसको डिप कर दिया गया। दोनों मेटल इलेक्ट्रोड को एक वायर से कनेक्ट किया गया जिसमें वोल्टमीटर लगा हुआ है, और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक यू शेप की ट्यूब से कनेक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगेन यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे वो छोड़ देते थे इस पोर्शन को। सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक यू शेप की ट्यूब है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl KNO3 को फिल किया जाता है, जो एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा रही है, जो सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, और जो फ्लक्चुएशंस आते हैं सेल पोटेंशियल के टाइम पे उसको मिनिमाइज करता है। सारे पॉइंट्स आगे लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे ही सेल काम करना शुरू करेगा, सेट हो गया सेल, अब क्या करेगा, जिंक जो होगा वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जिंक ने यहाँ पर क्या है आपका देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड टर्मिनल हो गया, और जो कंप्लीटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा कैथोड टर्मिनल हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या होगा, करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये तो सेल का कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कम आता है, इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, ये सॉल्ट ब्रिज पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन इसलिए आना चाहिए, सारा न्यूमेरिकल पोर्शन इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ जिंक कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर जब ZnSO4 और Cu बना रहा है तो ये क्या कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो हमने दोनों को डिवाइड करके लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। बोर्ड्स के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के अंदर कि हमारे पास ये रिएक्शन दे दी, इसको हाफ सेल्स में लिखो। तो हाफ सेल में कैसे, जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो गई। रिडक्शन हाफ सेल में क्या हुआ, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपकी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो गई। और पूरी ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या हो गई, जिंक प्लस Cu2+ मतलब CuSO4 और फिर Zn+2 और Cu। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, फर्स्ट जो टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब अगर हम बात करते हैं इस सेल की रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो यहाँ क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वो लिखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और राइट हैंड साइड पे हमेशा वो लिखेंगे जिसका रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना बताया था कि ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं और यहाँ पर रिडक्शन कैसे लिखते हैं। देखते हैं यहाँ पर, जैसे जिंक हमारे पास में है, ये कॉपर सल्फेट के साथ में मिलके क्या बना रहा था, यहाँ ZnSO4 बना रहा था, और कॉपर जो हो रहा था वो यहाँ पर रिलीज हो रहा था। ये रिएक्शन थी आपकी। अब देखिए ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, और ये क्या हो रहा था आपका, रिड्यूस हो रहा था। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपने को पता है तो क्या है, सबसे पहले वापस सेल के कंस्ट्रक्शन पे आ जाइए। हमें क्या लिखना है इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रोड होगा वो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जिस सॉल्यूशन में उसको फिल कर रखा है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फिर उसका जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, कंसंट्रेशन होगा, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर डबल वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इलेक्ट्रोलाइटिक आपका सॉल्यूशन हो गया, फिर उसके बाद में उसका कंसंट्रेशन जो भी होगा, और नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड ले लिया। इसका मतलब आपका क्या हुआ, जिंक जो हो गया वो क्या हो गया, ZnSO4 में डिप था तो Zn+2 लिखा हुआ होगा, ये ZnSO4 जो भी इसका कंसंट्रेशन है ब्रैकेट में डबल वर्टिकल लाइन, फिर CuSO4 हो गया जिसका कंसंट्रेशन जो भी दे रखा होगा, और Cu। ये हमारे पास में ओवरऑल क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है तब भी हम स्प्लिट करके उसे ऑक्सीडेशन और हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में लिख सकते हैं। बच्चा डरना नहीं है बोर्ड से कि नहीं हमने पूरा नहीं पढ़ा, बस कुछ नहीं, अपनी जो नॉलेज है अभी तक जो हमने कंपटीशन में पढ़ा है उसको केवल बोर्ड्स के अंदर हमें थ्योरेटिकल उतारना है। आपको प्रेजेंटेशन लिखना आना चाहिए अच्छे से कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है किसी भी क्वेश्चन को। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इस तरीके से ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो रही है। अब इसी में सारी चीज अगर पूछ ली जाती है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, ये क्या है एनोड टर्मिनल है, और ये क्या है आपका नेगेटिव है।
यहाँ इसका क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, ये आपका क्या है, कैथोड टर्मिनल है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और कॉपर से जिंक की तरफ यहाँ करंट का ट्रांसफर हो रहा है। एनसीईआरटी में आउटटेक्स्ट क्वेश्चन में आपके इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है आपका, जिसमें आपको ये पूछ रखा है रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन देके इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स कौन है, करंट का कैरियर कौन है, इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर यहाँ हमने सिंपल क्या किया, अब हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यूज नहीं थी, तो सेल पोटेंशियल की वैल्यूज के लिए पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन के, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन की आपकी डेफिनेशन हो गई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये क्या होता है पहले हम देख लेते हैं कि अब कोई भी सेल जो सेट हो गया, अब जब सेल सेट हो चुका है तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना होगा, उसका सेल पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन जो आपका बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ब्रिज क्या है और उसके यूजेस क्या है, 2 मार्क्स में जनरली ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है। अब जैसे ही हमारे पास में ये सेल सेट हो गया था, अगर हमारे पास ये सेल सेट था, तो अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए हम बेसिक बना के इसको देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी सेल है, कोई भी ये सेल है आपका, ये सेल है, यहाँ पर कोई भी मेटल था, इस मेटल को हमने यहाँ पर एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर रखा था, और यहाँ पर हमारे पास में क्या था, शॉर्ट ब्रिज था। अब ये क्या था, ऑक्सीडेशन, और ये क्या था आपका, रिडक्शन। जब हम बात करेंगे यहाँ सेल पोटेंशियल की, तो सेल पोटेंशियल या फिर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, यहां से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ई सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास यहाँ हो जाएगा रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ये क्या हो जाएगा आपका सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसको हम डेरिवेशंस के अंदर अप्लाई करेंगे, विद साइन कन्वर्जन हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अगर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं तो सेल पोटेंशियल के लिए न्यूमेरिकल्स में लगाना आपको ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, और ये क्या होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन विद साइन कन्वर्जन यूज करना। अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूले दे रखे, लेकिन हम एक ही फॉर्मूले को पकड़ के चलेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे जिंक है, ये Zn2+ में था, ये Cu2+ था, और ये हमारे पास में Cu में था। यहाँ ई सेल की वैल्यू आपको दे रखी है जिंक की, Zn से Zn2+ की दे रखी है 0.76 वोल्ट, और आपकी Cu की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, Cu की वैल्यू दे रखी है, अगर हम नॉट की बात करें स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल देंगे। ये आपका दे रखा है यहाँ पर Cu से Cu2+ की वैल्यू 0.34, ये आपको माइनस में ये वैल्यूज आपको दे रखी है। अब बच्चा ध्यान क्या देना है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है स्टूडेंट्स, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो फॉर्मूला दिया है वो ही रिएक्शन में हो रहा है। यहाँ +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, पर यहाँ तो 0 से +2 दे रखा है। न्यूमेरिकल में बहुत छोटा लिखा होता है, हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर यही गलती हो जाती है। ये 0 से +2 इसका मतलब इसका साइन कन्वर्जन कर देंगे, ये लेंगे 0.34, और अब सेल में फॉर्मूले में रखेंगे तो ई सेल बराबर क्या हो गया 0.76 प्लस 0.34, तो ये आपका सेल पोटेंशियल जिंक का क्या हो गया, जिंक और कॉपर वाले सेल का 1.10 हो गया। अब बाबा ये जिंक वाली वैल्यू कहां से आई और कॉपर वाली वैल्यू कहां से आई, अब इन वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक सेल पोटेंशियल बना लिया, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, SHE, कन्या नहीं शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ क्या किया, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया, हाइड्रोजन का आपका एक इलेक्ट्रोड लिया है, जिसके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता, मास बहुत कम होता है, तो हमने क्या लिया, प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड लिया, हाइड्रोजन गैस उस पर पास करी तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड वहां बन गया एड्सॉर्प्शन होने से, उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, लाइक HCl में डिप कर दिया, तो इसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर होता जाएगा, ऑक्सीडेशन और हाफ सेल रिडक्शन क्या होगा यहाँ पर होता जाएगा, और IUPAC के थ्रू इसकी वैल्यू निकाल रखी शी की, दैट इज 0। इस 0 के रेफरेंस से हमने सारे मेटल और नॉन मेटल की सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली। कैसे, हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रखा, और यहाँ बचे हुए किसी भी मेटल या नॉन मेटल को रखते गए। अब वोल्ट मीटर पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी, हाइड्रोजन की तो 0 है,
तो बची हुई वैल्यू क्या होगी, अपने आप मेटल या नॉन मेटल की हो जाएगी। इस तरह से हमने रेफरेंस मान मान के एक पूरी पहाड़ जैसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना ली, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ही ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी होती है। आपका ये थ्योरी पार्ट हो गया। एसएचई क्या होता है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन बताइए, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये हमारे पास में क्या है, प्रेशर हमारे पास में यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है 1 एटमॉस्फेयर, और एचसीएल का कंसंट्रेशन हमारे पास में 1 मोलर लेके चलना पड़ता है। ये हमारे पास में इट इज डिफिकल्ट टू गेट प्योर ड्राई एचसीएल हाइड्रोजन गैस एंड प्रिपेयर आइडियल प्लेटिनाइज प्लेट। हमारे पास में हाइड्रोजन की प्लेटिनम की प्लेट पर बनाना ही बहुत मुश्किल था। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज जो जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ये हमारे पास में ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ पर सेल पोटेंशियल की आपकी वैल्यू हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल के फॉर्मूलों की, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसएचई आपका ये रहा। एसएचई की वैल्यू क्यों हमारे पास में कितने टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं, उसी की आपकी ये थ्योरी है। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस करते गए, कपलिंग रिएक्शन बनाते गए, और ये आपका कंस्ट्रक्शन का इंटरफेस बता रखा है केवल कि किस तरीके से हमने इसको यहाँ पर यूज किया। अब दोनों चीजें हो गई आपकी। एक फॉर्मूला आपका क्या हो गया कि सेल पोटेंशियल कैसे निकाल रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल रहे हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन का आपका यहाँ पर अगर निकल जाता है, कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाता है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर नर्स्ड इक्वेशन के थ्रू। यहाँ वैसे तो आपको पूरा डेरिवेशन दे रखा है, लेकिन डेरिवेशन इतना आपका है नहीं। पहला फॉर्मूला हम लेते हैं माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये क्या है आपका, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, अगर यहाँ पर हमारे पास में ई नॉट ही है तो ठीक। अब एक फॉर्मूला होता है आपका दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी का ही, डेल्टा जी क्या है यहाँ, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, ये आपका हो गया। अब क्यूसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जिन्होंने बच्चा 11th नहीं पढ़ रखी उनको मैं क्यूसी अलग से बता देती हूँ। एस सॉलिड में है, कोई भी सॉल्यूशन के साथ में मिलके अगर ये कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस और बी सॉलिड के अंदर, तो यहाँ पर आपका क्यूसी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास में अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सॉलिड जो होगा उसका कंसंट्रेशन हम यहाँ पर 1 कंसीडर करते हैं तो हटा देते हैं, तो इसकी जगह क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। ये हम यहाँ पर वैल्यूज रख सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हमने यहाँ पर ई नॉट की वैल्यूज निकाल ली, अगर मैं यहाँ पर फॉर्म करके दे देती हूँ आपको फॉर्मूला, इनको पुट करके आपको तो सिर्फ ये याद रखना है, ई सेल बराबर क्या होता है आपका, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसकी जो भी स्टैइकोमेट्री होगी पावर वो ऊपर, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी जो भी पावर होगी वो यहाँ पर बाय नीचे। ये हमारे पास में क्या होता है, नर्स्ड इक्वेशन है। ये आपको याद होनी चाहिए, इससे आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। नर्स्ड इक्वेशन, दिस इज नर्स्ड इक्वेशन। अब नर्स्ड इक्वेशन के अंदर एक चीज और समझ में नहीं आ रही हमें कि ये कैसे लिखा मैडम ने, कोई रिएक्शन आ गई तो कैसे लिखेंगे। जैसे Cu2 प्लस, यही अगर हम रिएक्शन ले रहे हैं और Zn2 प्लस और Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो ई सेल बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन आपका क्या हो गया इस रिएक्शन के लिए 2। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जिन बच्चों को नहीं पता एन क्या है बच्चा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर तो 0 से +2 और +2 से 0, 2 ले रहा है 2 ले रहा है बराबर। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में आपको ऐसा दे रखा है 0 से +3 और दूसरा दे रखा है +2, ले रहा है और दे रहा है चेंज है, तो हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पहले सेम करेंगे, बाकी लॉग ऑफ कॉपर सॉलिड है, सॉलिड ये सॉलिड है, तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास में क्या हो गया, Zn+2 जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऊपर, Cu2 प्लस हो रहा है जिसका कंसंट्रेशन आ रहा है यहाँ पर वो नीचे। ये हमारे पास में इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए फॉर्मूला पैटर्न हो गया। इसका एक न्यूमेरिकल भी लेके चलेंगे अभी। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में ई नॉट सेल और केसी के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ई नॉट सेल का मतलब क्या हो गया, अगर केसी गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका मतलब आपका होता है यहाँ पर कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है।
अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे केसी गिवन, जैसे ही आप क्वेश्चन में देखिए केसी गिवन, देयरफॉर सिस्टम क्या होगा यहाँ पर, मान के चलना इक्विलिब्रियम पर है, तो इसका मतलब सेल पोटेंशियल क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। सेल पोटेंशियल जीरो हो गया तो इसको इधर ले आए तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या हो गया, 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला जिससे न्यूमेरिकल आता है आपका, और तीसरा डेल्टा जी का रिलेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये तो डेरिवेशन की स्टार्टिंग में कर चुके हैं। और दूसरा अगर केसी के साथ में देख रहे हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी, ये आपका है तीसरा फॉर्मूला। डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये हमारे पास में बेसिक था पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब एक बार इसका न्यूमेरिकल हम 5 नंबर वालों में देखेंगे भी, पर उससे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसका एक पैटर्न का न्यूमेरिकल ले लेते हैं। उससे न्यूमेरिकल लेने से पहले एक सेल की सीरीज बनी हुई है, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एक पहाड़ जैसी आपको सीरीज दे रखी है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पर इतनी क्लियरली दिखेगी नहीं आपको। अगर हम डाउन दी सीरीज जा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ क्या है आपकी पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। रिडक्शन वैल्यू की वैल्यू सबसे पॉजिटिव से लेकर ये सबसे नेगेटिव तक जा रही है। ध्यान रखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल बोल रही हूं मैं बार बार, जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ही ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी जो होगी वो ज्यादा होती जाएगी। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा इसका, वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका रिडक्शन करने की टेंडेंसी जो होगी वो कम होती जाएगी, और उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा वो भी कम होता जाएगा। इसको मैं न्यूमेरिकली किस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा उससे समझाऊंगी तो ज्यादा बेटर होगा। एक एक पैटर्न का फटाफट से हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपको किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा दे रखा है, जिंक Zn+2 है, यहाँ पर 0.01 मोलर दे दिया इसका, और Cu2+, फिर यहाँ दे दिया इसका कंसंट्रेशन दे दिया 0.001 मोलर, और ये हमारे पास में Cu है। और ई सेल की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर निकालनी है, और ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे दी 1.10। जब भी कंसंट्रेशन में चेंज हो किसी भी सॉल्यूशन में तो हम सीधा क्या लगाएंगे, ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। तो आपका बच्चा फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 2 की वैल्यू क्या हो गई, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, उसे रख दो ऊपर, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, उसे रख दो नीचे। तो ई सेल बराबर आपका यहाँ पर क्या हो गया, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.01 अपॉन 0.001। ये आपका बस इतना सा सॉल्व करना था। ये तो आपका log 10 ही हो गया, log 10 की वैल्यू 1, बस इतना सा सॉल्व करना था, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर ई नॉट सेल दे रखा है और अगर हमें केसी पूछ लिया जाए तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है आपका 0.0591 लॉग केसी। ये हमने अभी अभी फॉर्मूले पढ़े थे, यहाँ पर हमने अभी अभी फॉर्मूले देखे थे। यहाँ पर इसके अंदर कंडीशन क्या थी, ये क्या हो गया ई नॉट 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी, ये आपका रिलेशन था इसके अंदर। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, इसके अंदर इस फॉर्मूले में बस केसी निकालने के लिए आपको एन फैक्टर पता ही है, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर डेल्टा जी पूछ लिया जाए आपका गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है 2.303 माइनस 2.303 आरटी एलएन क्यूसी केसी। केसी यहां से निकला, यहां पुट कर लीजिए, या फिर और इजी फॉर्मूले पे जाते हैं तो हम इससे भी कर सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। तो ये हमारे पास में क्या था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड सेल पोटेंशियल नर्व्स इक्वेशन, इन सब से मिला के न्यूमेरिकल था, जो कि आपका 5 मार्क्स के में अंदर क्वेश्चन सेट हो सकता है। ये था आपका पहला सेल। दूसरा सेल आपका आता है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, NaCl का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो कहाँ क्या क्या डिपॉजिट होता है। तो बेसिकली इस मेथड को हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे अगर हम बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, मैं इसको ड्रॉ करके ही आपको बता देती हूँ, यहाँ क्लियर नहीं होगा शायद तक। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक हमने सेल लिया जिसके अंदर 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लिए,
दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, जिसके अंदर यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, कॉपर सल्फेट को उसी के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू होगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू करेगा, तो इसका मतलब वही रिडक्शन हो गया आपका। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑलरेडी डिसाइड है, ये क्या हो गया आपका एनोड टर्मिनल हो गया, ये क्या हो गया आपका कैथोड टर्मिनल हो गया, ये तो फिक्स ही है। तो जब हम इसे डिस्प्लेस करके स्प्लिट करके लिखेंगे तो आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगी आपका। यहाँ पर कॉपर जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एनोड मट की फॉर्म में इंप्योरिटी सेटल डाउन हो जाती है। 9/10 का कुछ याद आ रहा है आपको यहाँ पर, और यार 10th भी नहीं पढ़ी थी, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। बोर्ड्स में अभी भी आप पूरे अच्छे से 90+ स्कोर कर सकते हैं, बस आपको ये कंप्लीट 1 शॉट्स देख लेने हैं। केमिस्ट्री बहुत ही आसानी से स्कोर करा देगी। आपका एकेडमिक स्कोर अगर अच्छा होता है तो आपको करियर में हर जगह इस चीज से हेल्प मिलेगी। अगर Cu2+ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका Cu के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये लूज कर रहा था, यहाँ पर कैथोड पर प्योर मेटल डिपॉजिट होगा। तो दिस इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसको हम क्या कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के अंदर प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, कितना लिबरेट हुआ, कितना क्वांटिटी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर 2 लॉ हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं यहाँ पर जिन्हें। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के अकॉर्डिंग क्या बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोला आपको, कितना अमाउंट डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है उसको W से रिप्रेजेंट कर दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, मैंने आगे वो भी कर रखा है, यहाँ पर प्रिंट भी कर रखा है। द अमाउंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कितना अमाउंट डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है वो कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है उसके आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो W क्या हो गया यहाँ पर ZIT, ये हो गया आपका, IT क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोपोर्शनल हटा के Z लगा दिया, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब बच्चा ये आपको जरूर से निकालना आना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में कभी भी नहीं दे रखा होगा। Z क्या है, E/96500। अब जो टिपिकल बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालना आता होगा। EQ क्या है हमारे पास में, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास किसका, इलेक्ट्रोड का, केवल मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोड अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर इनटू 96500। अब एग्जांपल से अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हमारे पास में कॉपर सल्फेट है, अगर मैं इसकी Z की वैल्यू अकेले निकालना चाहती हूँ तो मास क्या होता है 63.5, कॉपर का इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 इंटू 96500। ये आपका क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, सेल पोटेंशियल की यहाँ पर फर्स्ट लॉ का फैराडे बोल रहा है। और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोला, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोला, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला, जब 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में अरेंज कर देंगे और सेम करंट पास करेंगे सेम टाइम पे, क्या बोला यहाँ पर, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर सीरीज में अरेंज कर दिया और सेम करंट पास किया यहाँ पर सेम टाइम पे, ये कंडीशन है हमारे पास में, सेम करंट पास कर रहे हैं हम सेम टाइम पे, I1 = I2 = I3, सिमिलरली T1 = T2। अगर इस तरह से कंडीशन है तो उस कंडीशन में द अमाउंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड जो भी होगा वो उसके रेस्पेक्टिव जो भी इलेक्ट्रोड्स होंगे यहाँ पर उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं W1/W2 = E1/E2। इससे हम दोनों न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी आपका न्यूमेरिकल आता है, एनसीईआरटी में भी पीछे आपके न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से दे रखे हैं। अब दोनों फॉर्मूले को, दोनों लॉ को 3 नंबर में डायरेक्ट लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस the mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of electricity passed through them, that is W = Q और ZQ ले लिया, और Q क्या है यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में। दूसरा हमारे पास में
जैसे यहाँ 4 बार क्वेश्चन निकाल रखे हैं, यहाँ पर अमाउंट कितना डिपॉजिट हो रहा है क्वेश्चन में ये सीधा पूछ रखा है। जैसे यहाँ बोल दिया हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम वुड बी डिपॉजिटेड, मतलब हमारे पास क्या है W निकालना है हमारे पास में यहाँ पर, ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मतलब कैल्शियम का मास कितना 40 टू मिली, हमारे पास करंट दे रखा है 20 मिली एम्पियर फ्लोइंग इन टाइम 60 सेकंड। ये आपका क्वेश्चन है। क्या तरीका बताया था मैंने सॉल्यूशन के वन शॉट में, क्वेश्चन जो बोल रहा है फिजिकल के अंदर न्यूमेरिकली सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए, फॉर्मूला क्या है उसका वो लिखिए, फिर क्वेश्चन ऑप्ट करिए। तो W इज इक्वल टू क्या होता है आपका ZIT होता है। Z क्या है इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम का कितना होता है मास 40, 40/2 उसकी वैलेंसी, तो ये क्या हो गया आपका 25 IT 60 मिली एम्पियर था, एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे हम उसे इनटू 10⁻³ करके, और W क्या हो जाएगा हमारे पास में ZIT थे तो Z क्या है, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 40/2 इंटू 96500, ये और हम यहाँ पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, मैं अलग से ही लिख देती हूँ, W बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 40/2 इंटू 96500 इंटू मिली एम्पियर को एम्पियर में कर लिया और इंटू 60 टाइम। इसे सॉल्व करना था तो आपकी W की वैल्यू आ जाएगी, वेट अपॉन मास करके हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास में मोल का कॉन्सेप्ट लगाना होगा फिर, तो ये हमारे पास में फर्स्ट लॉ के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल हुआ आपका। दूसरा हमारे पास आता है सेकंड लॉ। क्या बोला यहाँ, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को अगर सीरीज में अरेंज किया, सेम करंट सेम पास किया, तो E1 इज इक्वल टू E1 Z1 अपॉन, हमने अभी फॉर्मूला लिखा था W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इससे आपके दूसरे क्वेश्चन होंगे। और एनसीईआरटी में एक सबसे कॉमन पैटर्न का जो आपका क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी पास होगी, Q इज इक्वल टू आपका होता है NF, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। फैराडे 96500 कूलम, अगर कूलम में पूछा है तो फैराडे में ही पूछा है बहुत जगह एनसीईआरटी में, तो आपको केवल F से मल्टीप्लाई करना है। आउटटेक्स क्वेश्चन में आपके ऐसे बहुत क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का आउटटेक्स क्वेश्चन ही है, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं आपको पीछे लेके बता देती हूँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है किसके लिए, 1 मोल ऑफ Al+3, जब यहाँ पर Al में यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है, ये हमारे पास में है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हमें पता है अगर सॉल्यूशन वाइज अगर हम बात करें तो Q बराबर क्या होता है आपका Na होता है 1 मोल के लिए, और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर QF, तो Q इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो सीधे ही दिख रहे हैं तो 3F हमारे पास में आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन अगर डाटा अगर ग्राम में पूछ लिया जाए कि ये तो 1 मोल के लिए पूछा था, फॉर लाइक 51 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम डिपोजिशन कितना होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो 1 मोल के लिए 1 मोल एल्युमिनियम बराबर आपका कितना होता है 27 ग्राम होता है, तो 27 ग्राम के लिए कितना लग रहा है आपका 3F लग रहा है, तो 51 ग्राम के लिए आपका कितना हो जाएगा 3F बाय यूनिटरी मेथड लगा दो, इतने में इतना तो इतने में कितना, तो ये क्या हो गया 51 ग्राम के लिए 3F बाय 27 इंटू 51, ये फैराडे में हो गया। अगर आपको कूलम में पूछा है तो इसी डाटा को 96500 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका ये आंसर जो होगा वो कूलम में आ जाएगा, ये आंसर आपका फैराडे के अंदर आ रहा है। इस पैटर्न के आपके क्वेश्चन जो 3 नंबर में आ सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। कोई अगर रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है और हमें नहीं पता कि इसमें क्या हो रहा है, जैसे इसके 1 मोल के लिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल दी, मेरे सॉल्यूशन से पहले आप खुद सॉल्व करिएगा फिर देखिएगा इसमें, यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, इसका +2। अब मैडम अभी तक हमें ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकालने आ रहा, तो थोड़ा सा गूगल करिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देती हूँ, X सेंट्रल एटम है +4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, चार्ज जो हो गया वो उसको हम -1 ऐसे ले जाते हैं, तो ये आपकी X की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ +7 आ गई। जितना चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में वो होता है आपका एन फैक्टर 7 से +2, इसका मतलब आपका एन फैक्टर क्या हो गया 5, तो Q इज इक्वल टू 5, F आपका आंसर हो गया फैराडे में, और कूलम में तो 96500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मजा आ रहा है बच्चा, फटाफट से हम सारा का सारा यहाँ पर रिवीजन करते जा रहे हैं, जिससे आप बोर्ड्स के स्कोर को भी अच्छे से अच्छा करके आ सके अपने कंपटीशन के साथ में। और जो टिपिकल बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं जिनको तो 95 से ऊपर परसेंटेज लाने ही लाने हैं,
उनके लिए तो ये बिल्कुल घोट के पी जाने वाली बात है कि उनको तो एट एनी हाउ बोर्ड्स में एकेडमिक स्कोर अच्छा आपको करना ही करना है। और जिनको ऐसा लगता है नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, हम तो कंपटीशन करते गए थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो वो सब बताया जा रहा है यहाँ पर कि थ्योरी कैसे लिखेंगे। आने वाले हैं और भी केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आप कंटिन्यूअसली ऐसे लेक्चर्स को देखते जाए, अपना केमिस्ट्री को फटाफट से करते जाए। केवल 10 चैप्टर से बोर्ड में आपके केमिस्ट्री के, तो आप उसे डन कर सकते हैं फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास में फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस हो गए आपके, ये आपके यहाँ पर फर्स्ट लॉ तक क्वेश्चंस हो गए। अब उसके बाद में हमारे पास में आता है इसका कंडक्शन वाला पार्ट। अब कंडक्शन के लिए फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा यहाँ पर कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो मॉडरेट स्टेट पे कंडक्टिविटी शो करते हैं, वो क्या हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स। दो टाइप के होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है आयंस में, तो उनका कंडक्टेंस ज्यादा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में। अब जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर पढ़ना है उसका क्या निकालना है, हमें कंडक्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले में मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आपको सबको पता होगा, रेजिस्टेंस फिजिक्स में पढ़ते हैं रो एल बाय ए होता है, और कंडक्टेंस क्या होता है कापा ए बाय एल होता है आपका, ये दोनों होते हैं। R is resistance, rho is specific resistance और resistivity, C is conductance और kappa is specific conductance और conductivity। यूनिट जरूर से ध्यान रखिएगा सबकी, यहाँ पर R की यूनिट आपकी ओम होती है, ये सबको पता होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसा बैठा होगा जिसको नहीं पता, नहीं भी पता तो टेंशन में नहीं आना बच्चा। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, या तो पर ओम होती है, या मो बोलते हैं इसको, या इसी को हम साइमन बोलते हैं। और रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम सेंटीमीटर हो गई। ऐसे ही कापा कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई पर ओम पर सेंटीमीटर। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में ये नहीं पता पड़ता कि रेजिस्टेंस दे रखा है लैंग्वेज पढ़ के या रेजिस्टिविटी दे रखा है, यूनिट याद रख लो, यूनिट से निकाल लो कि क्या दे रखा है, वो ज्यादा बेटर होता है। और दूसरा यहाँ रेजिस्टेंस हुआ हमारे पास में, कंडक्टेंस हुआ, ये सब आपके फॉर्मूले दे रखे हैं। यहाँ आपको यहाँ पर इसकी कंप्लीट यूनिट्स दे रखी है, और साथ में उनका डाइल्यूशन पे हमारे पास में क्या फर्क पड़ रहा है। अब कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, सबसे पहली बात तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, वीक है तो कम होगा। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। और कंडक्टेंस को हम क्या निकालते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड से निकालते हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज से। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा आपका दोबारा, व्हिटस्टोन ब्रिज से अगर हम इसे निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या है, R1, R2, R3 और R4, हमने 4 वेरिएबल ले लिए, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, ये हमारे पास में क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया रेजिस्टेंस का यहाँ के थ्रू। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस ले रखा था व्हिटस्टोन में कि जिसका कंडक्टेंस, लेकिन दोनों मेटेलिक वायर को तो डायरेक्टली डिप नहीं कर सकते किसी भी सॉल्यूशन में, नहीं कर सकते हम दोनों मेटेलिक वायर को डायरेक्टली डिप किसी भी सॉल्यूशन में यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक कंडक्टिविटी सेल बना ली जिसके अंदर इस इलेक्ट्रोड को, यहाँ प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड लगा के इसमें सॉल्यूशन को फिल कर दिया। दिस इज कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल क्या है, इसमें 2 प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड में हमने वो सॉल्यूशन फिल कर दिया जिसका कंडक्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब जब इसका कंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस हमने यहाँ से निकाला, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रो एल बाय ए होता है, और रो को 1 अपॉन कापा लिख सकते हैं हम यहाँ पर। लेंथ अपॉन एरिया जो होता है इसका, ये कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जी स्टार। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पर, सेल कांस्टेंट। एनसीईआरटी में 4 से 5 क्वेश्चन है इनटेक्स और आउटटेक्स मिला के इस वाले क्वेश्चन के फॉर्मूले पे। सेल कांस्टेंट हमारे पास में ये हुआ, तो एल बाय ए की जगह सेल कांस्टेंट रख सकते हैं, तो जी स्टार बराबर क्या हो गया, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। इस फॉर्मूले को स्टार मार्कर लगा के रखिए, ये याद रखना, सेल कांस्टेंट बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। बट हमने सारी मेहनत कर ली, हमने बहुत मेहनत करी, हमसे अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, सर पकड़ के बैठे, रिलैक्स होके पढ़िए भाई, बोर्ड है, आराम से होता है, पेपर में पेन चलेगा आराम से, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। जब हमने इतनी मेहनत करी है ना 2 साल कंपटीशन में,
तो बहुत बहुत ही स्मूथली निकाल लेंगे। पर मेरा सजेशन है पर्सनल कि आपको सैंपल पेपर्स कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहने चाहिए, अपनी रिटन प्रैक्टिस इस बीच में थोड़ी बढ़ानी चाहिए, जिससे आपको ये पता पड़े आप लिंग्विस्ट फॉर्मेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। किसी भी सैंपल पेपर में टॉपर्स का एक सॉल्यूशन दे रखा होता है, उनके सजेशंस, उनके पेपर्स के सॉल्यूशन देखिए कि किस तरह के बच्चे ने आंसर लिख रखे हैं, हमें किस तरीके से प्रेजेंटेबल बनना है बोर्ड्स के अंदर, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इसके अंदर ये क्या हुआ, आपका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस निकाल लिया, सेल कांस्टेंट निकाल लिया, कंडक्टेंस निकाल लिया, सारा डाटा हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब बेसिकली हमें इसके अंदर क्या निकालना है, एक नई दिक्कत आ गई कि कंडक्टेंस निकाल तो लिया, लेकिन कंडक्टेंस तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ना निकाल के उसका निकाला जाता है मोलर कंडक्टेंस। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस की, तो ये वापस एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोलर कंडक्टेंस आपका क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में, ध्यान से मेरी डेफिनेशन सुनना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक मोल ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है उसका जो वॉल्यूम का कंडक्टेंस हो गया, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस फर्निश्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन VCC, मतलब VML बात कर लो हमारे पास ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस। और फॉर्मूला क्या हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस का, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। सी यहाँ पर क्या है, मोलरिटी। सी क्या है आपका, मोलरिटी। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको मोलरिटी बता रखी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन। यहाँ पर आपका क्या, ये कापा क्या है, कापा क्या है यहाँ पर, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या है आपका मोलर कंडक्टेंस। इसको और इस फॉर्मूले को मिला के, इन दोनों फॉर्मूले को मिला के आपके आते हैं क्वेश्चन। एक ये फॉर्मूला हो गया जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू कापा, उसके साथ में मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए आ जाएगा, और कापा वहां पर गायब होगा, इधर से कापा निकालो उधर पुट कर दो, मतलब कंडक्टिविटी यहां से निकाल के उधर पुट कर देना होता है। इस तरह का आपका यहाँ का क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो होगा आपका इन बेसिस पर आएगा, बट हम किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस नहीं निकालते, मोलर कंडक्टेंस निकालते, तो उसको हमने किससे बताया, डीबे-हक्कल इक्वेशन से बताया। आपका डीबे-हक्कल इक्वेशन क्या है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस बी रूट सी, ये आपका होता है डीबे-हक्कल डीबे-हक्कल इक्वेशन। और डीबे-हक्कल इक्वेशन में जब ग्राफ बनाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, ये हो रहा था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका ये ग्राफ जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जल्दी से होता है, स्ट्रॉन्ग का यहाँ पर जल्दी से हो जाता है, और वीक का धीरे धीरे, यहाँ वीक का आपका स्मूथली जल्दी से हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग का जो होता है वो होता चला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में दूसरी चीज क्या है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो कंडक्टेंस आपका क्या होगा, यहाँ पर कम होता जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब सब पता है हमें, मोलर कंडक्टेंस क्या है बच्चा आपका, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द कंसंट्रेशन, या फिर हम 1000 अपॉन सी फॉर्मूले से याद रखे तो बी कांस्टेंट हो गया आपका, सी कंसंट्रेशन हो गया। अब ये नहीं भलाई है आपकी, ये क्या चीज आ गई, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग और इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस। कॉलर्थ लॉ की डेफिनेशन पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपका 5 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन लेके जा सकता है, कॉलर्थ लॉ। कॉलर्थ लॉ, ये हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग क्या बोला, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी डेफिनेशन, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे AXBY है, इसका अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है उसके कैटायन और उसके एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक्स था यहाँ पर एक्स आएगा, सॉरी, आयंस के अंदर तोड़ के लिखा है मैंने इसे केवल, यहाँ पर आपका आ जाएगा y प्लस, ऊपर जाना था सभी गलत हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास में x लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A y प्लस
और y लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Bx माइनस, मेरे को वॉल्यूम हाई करना पड़ रहा है बीच बीच में जिससे कि आप जागे रहें। चलिएगा यहाँ समझिए ये क्या हो गया। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन में अगर हमारे पास में किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 अगर पूछा गया है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 यहाँ पर बच्चा दे रखा होगा, जैसे 20 दे दिया मैंने, रैंडम वैल्यू ली है, और यहाँ पर Cl माइनस की दे रखी होगी 30, और हमें निकालना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2। कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस कर दो मैडम, नहीं, हमें इस स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करने का ध्यान रखना है। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंटू 2 आगे आ जाएगा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, इसका मतलब 20 प्लस 2 इंटू 30 इस तरीके से निकलेगा BaCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये हमारे पास में फॉर्मूला हुआ क्वेश्चन करने का, ये हमारे पास में निकलेगा 80 हमारे पास यहाँ आंसर आ गया। तो ये था कॉलार्थ लॉ। क्या बोला? डेफिनेशन समझिए। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is the sum of limiting molar conductivity of cation and anion multiply by their stoichiometric coefficient। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर कॉलार्थ लॉ बोल रहे हैं, उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर कॉलार्थ लॉ की डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है पूरी प्रॉपर्ली। कॉलार्थ लॉ की डेफिनेशन आपकी यहाँ लिखी हुई है। एट द टाइम ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल आयंस। ये आपके पास में क्या है? इसकी एप्लीकेशन है। अब इसके एप्लीकेशन, ये तो डेफिनेशन है, इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अगर हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH निकालना है, कैलकुलेट करना है, और आपको क्वेश्चन में डाटा दे रखा है CH3COONA का दे रखा है, यहाँ पर NaCl का दे रखा है और HCl का दे रखा है। एक रिपीटेड कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है आपके पेपर में आने वाला। ये कुछ भी मान लेती हूँ मैं, इसे x मान लेती हूँ, इसको y मान लेती हूँ, इसको z मान लेती हूँ, आपको इनकी कुछ भी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको ये कैलकुलेट करना है। तो स्टेप वाइज करना होगा आप, क्योंकि बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करें सॉल्यूशन के लिए? यहाँ पर इसको आयंस में डिसोशिएट कर लीजिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO- प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, सिमिलरली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO- और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एंड अगेन Na प्लस एंड Cl- अगेन H प्लस एंड Cl-। आलसी हूं मैं वैसे थोड़ी ये सब लिखने में, यहाँ पर मैं डैश डैश लगा देती, पर अभी लिख देती हूँ आपके लिए, कंफ्यूज ना हो। ये आपके आया डाटा। अब हमारे पास में क्या चाहिए बच्चा? यहाँ इन दोनों का सम चाहिए। कहाँ दिख रही है? CH3CO- ये दिख रहा है, H प्लस ये दिख रहा है। तो हम क्या करें? फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को प्लस कर दें और NaCl को उड़ाना था इनके बीच में से, जो कि कबाब में हड्डी बन रहा था। तो उस कंडीशन में उसको क्या करें? इक्वेशन 1 और 2 को तो कर दो प्लस, और सेकंड को थर्ड को कर दो प्लस और सेकंड को कर दो माइनस। मतलब x प्लस जेड कर दो माइनस जो भी y की वैल्यू दे रखी है वो कर दो, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इससे आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, ये आपको इसी पैटर्न से क्वेश्चन करना होता है। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है आपका ये। दूसरा एप्लीकेशन है आपका यहाँ पर, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा हो गया। इसका फॉर्मूला होता है आपका मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये फॉर्मूला आपका है यहाँ पर। अब देखो दोनों डाटा क्या है यहाँ पर, बहुत उल्टा जाएगा। मोलर कंडक्टेंस क्या था? कापा इंटू 1000/c। हो सकता है आपको कापा डायरेक्ट नहीं दे रखा। सेल कांस्टेंट क्या था? रेजिस्टेंस इंटू कापा। हो सकता है रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं दे रखा, रो L/A। तो हमारे पास बहुत लंबा जा सकता है ये न्यूमेरिकल। अगर ये डाटा ऊपर वाला क्लियर दे रखा है तो हो सकता है लिमिटिंग वाला नहीं दे रखा हो। दो तरह से पढ़ा, स्ट्रॉन्ग का डिसोसिएट कर दो आयंस का, वीक का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका क्या था बेटा? दूसरा फॉर्मूला हुआ। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ। तीसरे फॉर्मूले की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर,
तो इसी से हम निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हम निकाल रहे हैं दैट इज के, तो के ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये हमारे पास में आयनिक इक्विलिब्रियम से निकाला हुआ रिलेशन है, बट आपको याद करना है सी इज कंसंट्रेशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, 5 नंबर का क्वेश्चन सेट हो सकता है यहां से आपका। फिर फोर्थ एप्लीकेशन आती है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन, मतलब जो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रखा उनको एक चीज बता देती हूं मैं यहाँ पर, ऐसे सॉल्युबल सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है बच्चा, यहाँ कंसंट्रेशन आपकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल होती है। तो जो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला था, यहाँ पर हम इसकी जगह लिमिटिंग रख सकते हैं, यहाँ पर सी की जगह एस रख सकते हैं। तो एस हमारे पास में क्या हो गया, कापा इंटू 1000 अपॉन यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये आपका सॉल्युबिलिटी का एस से रिप्रेजेंट करने फॉर्मूला हो गया। तो ये 3 एप्लीकेशन से आपकी पॉलार्थ लॉ की, जिससे आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते करेंगे। थमो थमो हम करेंगे अभी यहाँ पर हर पैटर्न का क्वेश्चन, जिस तरह के बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स केस बेस्ड स्टडी 5 मार्क्स, सब करेंगे अभी यहाँ पर। पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझिए, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, थ्योरी कैसे आती है, पूरा समझिए। उसके बाद हम साथ साथ में मिलकर करेंगे क्वेश्चंस, जिसपे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा बूस्ट हो सके। ये थे आपके पास में पॉलार्थ लॉ और उसके एप्लीकेशंस। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इसके एप्लीकेशन पार्ट पर। ये आपका थोड़ा सा रट्टा मार रटने वाला पार्ट है, एनसीईआरटी में लास्ट के 4 पेज में दे रखा है। प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, बोर्ड के अंदर इसके डिफरेंसेस आ जाते हैं यहाँ पर प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के। दूसरा लैक्लांचे सेल जो दे रखा है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन आ जाता है। अब प्राइमरी सेल क्या होता है आपको पता है, ये तो नॉन चार्जेबल होते हैं, इसका मतलब एक बार यूज करने के बाद तो जिनको हम थ्रो कर देते हैं दैट इज प्राइमरी सेल। जैसे ड्राई सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया। मरकरी सेल का आपको एग्जांपल जो है उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है आपको, ये आपको कंस्ट्रक्शन इसका याद करके जाना है कि अमालगमेटेड जिंक जो ले रहे हैं वो कहाँ ले रहे हैं, कैथोड पर क्या ले रहे हैं, एनोड पर क्या ले रहे हैं। दूसरा सेल जो हो गया ऐसे ड्राई सेल है। दूसरा सेल हमारे पास में क्या है यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी वाला है, जिसको हम चार्जिंग भी कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल जिसको दोबारा यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है यहाँ पर, तो उसका जरूर से हमें एग्जांपल करके जाना है। ये दोनों रिएक्शन, ये पूरा का पूरा 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेड स्टोरेज बैटरी या गिव द रिएक्शंस ऑफ चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। यहाँ क्या होता है आपका पीबी और PbO2 लेड और स्पंजी लेड को H2SO4 सॉल्यूशन में डिप किया हुआ होता है। जब इसको डिप किया हुआ है तो पीबी क्या कर रहा है यहाँ पर लेड, PbO2 क्या कर रहा है H+ और SO4 मिला के PbSO4 बना रहा है। सिमिलरली पीबी क्या कर रहा है सल्फेट आयन PbSO4 बना रहा है, दोनों मिलके H2SO4 को निचोड़ रहे हैं एक तरीके से। जब ये इसका खात्मा करते जा रहे हैं, इसकी डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी 38% से जैसे कम होगी तो सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। उसे चार्ज करने के लिए हम चेंज कर देंगे पॉजिटिव PbSO4 को H2O में डाला तो PbO2 और H+ और SO4 दोबारा मिल गया। PbSO4 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस Pb+SO4 2- बना लिया। इस तरीके से हम इस सेल को क्या कर देते हैं यहाँ पर चार्ज कर देते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी आपका 3 नंबर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर, तो आप इसको करके जाइएगा। एक क्वेश्चन है आपका फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, 1 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है। फ्यूल्स की एनर्जी को यूटिलाइज करके जब हम उसको कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर फ्यूल सेल बोल रहे हैं। H2O2 फ्यूल सेल इसका एग्जांपल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है। और लास्ट टॉपिक जो आता है इसका यहाँ पर दैट इज कोरोजन। लास्ट का पूरा पोर्शन यहाँ पर थ्योरेटिकल है। कोरोजन, कोरोजन बेसिकली क्या होता है पता होगा आप लोगों को। कोरोजन तो किसी भी मेटल का खराब हो जाना, डिसरप्शन ऑफ एनी मेटल, या फिर हमारे पास में बोल रहे हैं जैसे चांदी जो होती है काली पड़ती जाती है, आयरन जो होता है वो क्या होता है रस्टिंग हो जाती है, उस पर रस्टिंग ऑफ आयरन एक कॉमन एग्जांपल है जो आपका दिमाग काम करता है कोरोजन के नाम पे। तो बेसिकली डेफिनेशन वाइज बात करें हम तो क्या बोलेंगे, किसी भी मेटल का डिसरप्ट हो जाना, उस पे ऑक्साइड सल्फाइड या कार्बोनेट की लेयर बन जाने के कारण, एयर या मॉइस्चर में प्रेजेंस की वजह से आने के कारण, उसको हम क्या बोल रहे हैं कोरोजन बोल रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास में कोर्स में एग्जांपल दे रखा है। आयरन जो होता है वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता जाता है। मॉइस्चर जैसे जैसे होता है आप देखते हैं बारिश के मौसम में जंग जल्दी लग जाती है, तो ये आयरन जो होता है वाटर की प्रेजेंस में आने के बाद में Fe2O3 की लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। यहाँ पर Fe2O3.XH2 ये क्या हो गया आपका रस्ट का फॉर्मूला हो गया।
अब इसको प्रिवेंट कैसे कैसे किया जा सकता है, हम कोटिंग कर दें उस पे, हम गैल्वेनाइजेशन कर दें, जिंक की कोटिंग कर दें, कोई मोर लेस रिएक्टिव मेटल जो होगा उसकी कोटिंग कर दें, एलॉइंग कर दें। तो ये सब बेसिक पोर्शन है जो कि थियोरेटिकल पार्ट है, इन सब से हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब ये तो हुआ थ्योरी वाला पार्ट। अब किस तरह की किस बेसिस के क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं, एक नंबर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, उस पर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझिए इलेक्ट्रोलाइसिस का। टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, W क्या था हमारे पास में, Q इंटू आई इंटू टी था। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, Q इंटू आई, W इज इक्वल टू क्या था, Z Q था। हमें ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है 1, ये दे ही रखा था। Z की वैल्यू क्या होती है आपकी E अपॉन 96500, और कोई एलिमेंट दिया नहीं है, Q की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 96500, और हमारे पास में E की वैल्यू हमारे पास में 1 दे ही रखी थी कि टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एलिमेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Q की वैल्यू निकालनी थी सीधी, तो ये यहां चला जाएगा, तो 96500 आपको क्वांटिटी के अंदर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कूलम के अंदर आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। दूसरा सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें, एक मेटल है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और यहाँ पर फिर क्या है A प्लस में हैज अ लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है, हम क्या बोल रहे हैं, जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है उतना ही ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर हम बोल रहे हैं हैज अ लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जितना ज्यादा लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ध्यान रखना, मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मोर ऑक्सीडेशन, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर रिडक्शन। अगला हम बात करते हैं हाउ मेनी फैराडे आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, अभी अभी कराया था, +7 से +2 कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में पूछी है, तो ये क्या हो गया आपका 5F हो गया, तो ये आपका अभी अभी कराया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करा रही हूँ पहले। यहाँ हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी ABCD की, क्या वैल्यू है, A की वैल्यू आपको क्या दे रखी है -1.2, B की वैल्यू दे रखी है यहाँ 0.6, C की वैल्यू दे रखी है 0.85, और D की वैल्यू आपको दे रखी है -0.76, और हमें इक्वेशन बतानी है सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल। हमारे पास में कौन सा मेटल कितनी जल्दी डिपॉजिट होगा, मतलब किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, किसका रिडक्शन जल्दी होगा। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, यहाँ क्या है +1 से 0, इसका मतलब हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही जल्दी वो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा वहां पर। तो इसका मतलब A की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर D आ जाएगा, A आ जाएगा, D आ जाएगा, फिर जितनी कम वैल्यू फिर B आ जाएगा, और फिर C आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल का सीक्वेंस हो गया। अगला क्वेश्चन 1 मार्क्स की कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो समझते हैं हम यहाँ पर। कैन यू स्टोर AgCl सॉल्यूशन इन जिंक पॉट, क्या हम, क्या बोला, जिंक का एक पॉट है, क्या उसके अंदर हम AgCl फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिंक मोर एक्टिव होता है, उसके साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देगा, कंटेनर को स्वाहा कर देगा, बिखेर देगा। नो, वी कांट स्टोर AgCl in Ag because standard electropotential of zinc is less than silver, क्योंकि ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है यहाँ पर जिंक का, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की आपकी सिंपल डेफिनेशन पूछ ली, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। कैन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कर सकते हैं हमसे, बिल्कुल साफ कर सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल को ग्रेटर कर देते हैं जो उसका खुद का पोटेंशियल है, तो ये चीज पॉसिबल होती है आपकी। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय, एक को किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, दूसरा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के लिए कोई तो चाहिए होगा, तो हम क्या है हाफ सेल को अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऑक्सीडेशन के लिए रिडक्शन, रिडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन का कोई होना जरूरी है, तो ये ऑब्वियस सी बातें नहीं कर सकते। शी क्या है, कन्या नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं शी, इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए।
ये आपके हुए 1 मार्क्स के क्वेश्चन वाली बात। 2 मार्क्स में क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है रिलेटेड, अगर हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिब्स फ्री एनर्जी, इनकी डेफिनेशन पूछ ली आपसे। व्हाट इज हाफ सेल पोटेंशियल फॉर Fe3+ से Fe के लिए हमारे पास में पूछा है यहाँ पर। अगर कंसंट्रेशन दे दिया, नर्स इक्वेशन लगा दे, कंसंट्रेशन चेंज दे रखा है दोनों का, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ वैल्यूज दे रखी है, यहाँ पर Fe3+ से Fe की वैल्यू दे रखी है, 3+ से यहाँ पर Fe की वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या कंसंट्रेशन चेंज भी दे रखा है। तो नर्स इक्वेशन में सीधा फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल दे ही रखा था -0.0591। एन फैक्टर क्या हो गया, 3+ से 0 जा रहा है, तो एन फैक्टर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है आपका यहाँ पर, Fe का हो रहा है यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी, सॉलिड है, और Fe3+ जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हमने क्या करा, यहाँ पर नीचे रख लिया, क्योंकि हमें इक्वेशन दे रखी थी, बस उसमें पुट करके हमें आंसर निकालना था। Fe1 लेंगे, Fe3+ का कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर दे रखा है, और 3 हमने वैल्यू रखी थी, ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी थी 0.771। तो ये आपका एक पैटर्न का न्यूमेरिकल हो गया, जो कि आपका 2 मार्क्स के अंदर यहाँ पर पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स में किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, व्हाट इज सेल पोटेंशियल फॉर द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास में यहाँ पर भी कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01, और ये ब्रैकेट होगा 0.1 मोलर, और हमें क्या है Cr और Fe2+। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में आपको चेंज निकालना पड़ेगा। ये 0 से क्या हो रहा है आपका +3 हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है +3 से 0 हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर 3 हो रहा है, 2 से यहाँ पर 1 हो रहा है, तो 2 का डिफरेंस, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 से, तो दोनों का 6 आएगा, तो एन फैक्टर यहाँ पर क्या लेना है आपको 6 लेना है। और अगर इनकी कोई स्टाइकोमेट्री है, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हम Cr पे 2 और Fe पे 3+ लेके चलेंगे। न्यूमेरिकल में नर्स इक्वेशन में आपको जो दूसरी चीज यहाँ पर याद रखनी होगी वो ये है, क्या दे रखा है, ई नॉट की वैल्यूज दे रखी है। ई नॉट कैसे निकाल रहे थे हम, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ई नॉट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का, तो ये हो गया 0.74, और रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन का, तो ये हो गया +-0.44। इससे आपकी वैल्यू जो हो गई वो क्या आ गई यहाँ पर 0.74, और ये हमारे पास 0.3। ई नॉट की वैल्यू आ गई, एन फैक्टर हमने 6 निकाल ही लिया, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कंसंट्रेशन अपॉन में रख के स्टाइकोमेट्री को पावर पे चढ़ा देना है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। उसके बाद में एनसीईआरटी में मिलेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन। हम एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, एक थ्योरी दे दी और वो सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन होगा, जैसे आप इंग्लिश में करते हैं ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा, उसी में हमें फॉर्मूले मिल गए, अगर हमने उसे ध्यान से पढ़ा, तो वो क्वेश्चन बेटा बिल्कुल ध्यान से पढ़ के करके जाना। ऐसा नहीं कि लंबी लंबी थ्योरी दे रखी है हम उस क्वेश्चन को छोड़ जाए, एक पेज का क्वेश्चन लिखा हमने तो छोड़ दिया। सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन होगा आपका केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन, उसको बिल्कुल भी छोड़ के आपको नहीं जाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन को सॉल्यूशन में डिप करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए काम में ले रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को उसके सॉल्यूशन में डिप करके हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकाल के एक पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है। ये पूरा पूरा हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना था। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.025। मैं इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर दूं तो ज्यादा बेटर होगा। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा मैडम कि ये कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन, तो बच्चा यूनिट पे जाओ कि यूनिट क्या दे रखी है। तो सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहाँ पर 0.025 मोल पर लीटर, ये आपको दे रखी है। मिथेनोइक एसिड इज इतना, मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस आपको दे रखा है 46.1। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें अल्फा निकालना है यहाँ पर, और डिसोसिएशन कांस्टेंट सब कुछ ही निकालना है। वही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने बोला था वहां से ही आता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ और यहाँ पर HCO-, हमें क्या है SCOOH फॉर्मिक एसिड है, H+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3CO- की भी दे रखी है यहाँ पर। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर वैल्यू कितनी है 349.6 है, और दूसरी वैल्यू आपको दे रखी है 54.6। यहां से हम निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास इसका सम करने से
आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये हमारे पास में अल्फा निकला। मोलर कंडक्टेंस यहां से इन दोनों का सम कर दिया, हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाल लिया, दोनों की वैल्यू मिल गई। अब के ए बराबर क्या था, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई और सी का वैल्यू दे रखा था। कैलकुलेटिव ज्यादा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज इट इज उठ के आएगा, नो डाउट आपको न्यूमेरिकली परेशान करेगा वो लास्ट के कैलकुलेशन में। तो बच्चे ऐसे में क्या करना है आपको, बेसिकली इसके अंदर सीधा सीधा आपको लास्ट स्टेप तक सॉल्व करके रख देना है। जब पेपर में आपके पास एंड में टाइम बचेगा तब उन कैलकुलेशंस में अपना टाइम एंगेज करो। अगर आपने एक कैलकुलेशन के अंदर 2 से 3 मिनट लगा दिए और अपना टाइम खराब कर दिया तो पेपर छूट सकता है। तो ऐसी चीजों को बचाने के लिए आप क्या स्टेप बाय सब करो, गिवन दैट कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस, अल्फा कैलकुलेट करना है, ये सब आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा बोर्ड्स के अंदर। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेनी है और उसको निकाल के अल्फा निकालना है, अल्फा को निकाल के कंसंट्रेशन निकालना है। ये ओवरऑल हमारे पास में क्या है करने का पैटर्न होता है। जो बच्चे टिपिकल बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मान के चलना है, हमने एकेडमिक स्कोर के लिए ही अपने आप को तैयार किया है। कोशिश करिए 90% से ऊपर लेके जा पाए बोर्ड्स के अंदर। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं बच्चा, हमने सब कुछ पढ़ रखा है। हमने बहुत शिद्दत से अपने आप को आईआईटी और एनआईटीज में और डॉक्टर के बनने की सीरीज में डाला है, तो बोर्ड्स को हम आसानी से कर सकते हैं। बस तरीका सही होना चाहिए, थ्योरी कैसे लिखनी है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या होती है केस बेस्ड स्टडी, किस क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब हम आपको हर वन शॉट में गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, पूरा पूरा पढ़ा रहे हैं। उसके सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। फिजिक्स का आपका एक चैप्टर डल चुका है ऑलरेडी, केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन एक चैप्टर डल चुका है। तो लगे रहिए कैटलाइजर्स की टीम के साथ अपने स्कोर को बढ़ाने की तरफ। ऑल दी बेस्ट बच्चों, अगले शॉर्ट में अगले वीडियो में वापस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के साथ।